हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो आज हमारा फर्स्ट चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, आज हम वो पढ़ेंगे कि उसका जो बेसिक है मेनली वो देखेंगे। न्यूट्रिशन का बेसिक है, आज वो स्टडी करेंगे इसमें। तो जो लाइफ प्रोसेस है उसमें हमारी लाइफ में हमारी बॉडी में जितनी भी प्रोसेस चल रही है वो सारी इंक्लूड होती है। इसके अलावा प्लांट्स और बाकी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी में कौन कौन सी मेटाबॉलिक प्रोसेस चल रही है, कौन कौन सी रिएक्शंस हो रही है, कहाँ पे कौन सी प्रोसेस काम कर रही है, वो सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर में रीड करना है। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले कि हम बात कर रहे हैं लाइफ प्रोसेस की, तो लाइफ प्रोसेस होती क्या है हमें ये बताना है। तो लाइफ प्रोसेस जिंदगी की प्रक्रिया, जीवन में जो जितनी भी प्रोसेस चल रही है, प्रक्रिया चल रही है हमारी बॉडी में, चाहे वो डाइजेस्टिव प्रोसेस है या फिर रेस्पिरेटरी है या एक्सक्रीटरी है, ट्रांसपोर्टरी, कोई भी प्रोसेस है, तो ये सारे के सारे एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं हमारी बॉडी में। जितनी भी प्रोसेस हो रही है हमारी बॉडी में पर्टिकुलर फंक्शन है। डाइजेस्टिव सिस्टम का अलग फंक्शन है, एक्सक्रीटरी का अलग है, रेस्पिरेटरी का अलग है, ट्रांसपोर्टरी सिस्टम उसका अलग है। तो हर एक प्रोसेस है एक बेसिक फंक्शन परफॉर्म करती है, ताकि एक ऑर्गेनिज्म है वो, चाहे ह्यूमन बीइंग ले लो, चाहे प्लांट्स ले लो, या फिर इसके अलावा और कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म हम लेते हैं, तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप को अर्थ पे सरवाइव करवा सके। तो लाइफ प्रोसेस को हम डिफाइन कर सकते हैं कि एक बेसिक फंक्शन कोई भी ऑर्गेनिज्म परफॉर्म कर रहा है अपने आप को अर्थ पे सरवाइव करवाने के लिए। तो वो क्या हो जाएगा लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में कौन कौन सी प्रोसेस इंक्लूड होंगी, वो है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, इसके अलावा सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, लोकोमोशन, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन। ये सारी की सारी प्रोसेस है, ये सारी की सारी एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करती है, और उसी के बेस पे हमारी लाइफ है वो सरवाइव कर पाती है। अगर एक प्रोसेस भी प्रॉपर वर्क ना करे, प्रॉपर फंक्शनिंग ना हो, तो हम या फिर प्लांट्स या अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो कोई भी सरवाइव नहीं कर पाता अगर एक प्रोसेस भी प्रॉपरली वर्क नहीं करेगी। तो इसके अलावा हमारे इन्वायरमेंट में चारों तरफ हमारा जो इन्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमें ढालना, उसके अकॉर्डिंग ढालना, ये काम भी किसका है, लाइफ प्रोसेस हो रही है हमारी बॉडी में, उन्हीं का एक काम है ये। एक पर्टिकुलर डायनेमिक इक्विलिब्रियम बनाती है उन, ताकि हम उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद को सरवाइव कर सकें। फिर है मेटाबॉलिज्म। लाइफ प्रोसेस में मेनली जितनी भी रिएक्शन होंगे, चाहे डाइजेस्टिव सिस्टम में हो चाहे रेस्पिरेटरी में, जो भी रिएक्शंस होती हैं वो सारी किस में आएंगी, मेटाबॉलिक प्रोसेस में, मेटाबॉलिज्म में इंक्लूड होंगी। तो मेटाबॉलिज्म क्या है, सम ऑफ टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन ए लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू मेंटेन लाइफ इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। हमारी बॉडी में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हो रही है जो कि हमारी लाइफ को मेंटेन करके रख रही, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जितनी भी केमिकल रिएक्शन हो रही है उसकी लाइफ को मेंटेन करने के लिए उनका जो सम है, उन उसी को हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, द सम ऑफ ऑल द chemical reactions occurring in a living organism in order to maintain life is known as metabolism। फिर जो मेटाबॉलिज्म है वो मेनली टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एक एनाबॉलिज्म किसके बेस पे डिवाइड किया गया है कि कहाँ पे एनर्जी का यूटिलाइजेशन होगा, कहाँ पे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी है वो एनर्जी को यूटिलाइज करेगी, और कहाँ पे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो एनर्जी है उसको रिमूव करेगी। तो इन दो चीज़ों के बेस पे जो रिएक्शंस हैं
जो मेटाबॉलिज्म में रिएक्शंस है उसमें कौन सी रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होगी, कौन सी एनर्जी में कौन सी रिएक्शन में एनर्जी यूटिलाइज होगी, उसके बेस पे ये डिवाइड किया गया। तो सबसे पहले एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है हमारे पास, वो किस में ब्रेक डाउन होगा, उसका सिंपल में होगा। कोई भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है वो सिंपल में डिवाइड हो जाएगा। कब डिवाइड होगा सिंपल में? जब इसको हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। जो एनाबॉलिक रिएक्शन होगी उसमें एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है वो किस में टूटेगा, एक स्मॉल मॉलिक्यूल में, एक सिंपल मॉलिक्यूल में टूटेगा। कब टूटेगा? जब उसको हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। कॉम्प्लेक्स है वो किस में टूट जाएगा, सिंपलर वन में टूट जाएगा। और उसको रिक्वायरमेंट होगी किसकी, इनपुट ऑफ एनर्जी। एनर्जी उसको चाहिए, जैसे कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है, एक प्लांट है, उसको फोटोसिंथेसिस करना है तो उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। विदाउट सोलर एनर्जी, विदाउट लाइट एनर्जी फोटोसिंथेसिस नहीं कंप्लीट हो सकती प्लांट में। तो वहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे एनर्जी मिलेगी तभी वो प्रोसेस कंप्लीट होगी, तभी जो रिएक्शन है वो कंप्लीट होगी। फिर है कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म में भी क्या होगा, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू सिंपलर वन। इसमें भी सेम हो रहा है कि कॉम्प्लेक्स है वो सिंपल में डिवाइड हो रहा है, लेकिन रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड कैटाबोलिज्म। यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी, जो रिएक्शन होगी, जैसे कि रेस्पिरेटरी रिएक्शंस होती है उसमें हम एनर्जी रिलीज करते हैं। तो जो कैटाबोलिक प्रोसेस है इसमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स में सिंपल फॉर्म में टूट जाएंगे, लेकिन वहाँ पे जो रिएक्शन होगी उसमें एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं वो रिलीज होंगे, एनर्जी वहाँ पे रिलीज होगी। एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं कि रेस्पिरेटरी प्रोसेस में जो रिएक्शंस होती है, इसके अलावा प्रोटीन का जो ब्रेक डाउन हो रहा है, तो ये सारी की सारी किस में इंक्लूड होंगी, कैटाबोलिज्म में। फिर हम स्टार्ट करते हैं अपनी प्रोसेस की, कौन कौन सी प्रोसेस है वो इंक्लूड हो रही है। तो सबसे पहले न्यूट्रिशन से हम स्टार्ट करते हैं। जो लाइफ प्रोसेस में सबसे एसेंशियल प्रोसेस है न्यूट्रिशन। अगर न्यूट्रिशन का मतलब जो फूड लेने की प्रक्रिया, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम वाला पोर्शन है, प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस है, वो इंक्लूड, जहाँ से कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड ले रहा है, यूटिलाइज कर रहा है, इनटेक कर रहा है, उसका यूटिलाइज कर रही है उसकी बॉडी कैसे, वो सारा का सारा हमें न्यूट्रिशन प्रोसेस में पढ़ना है। तो न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें फूड का इनटेक कर रहे हैं, इसके अलावा हमारी बॉडी है जो फूड में न्यूट्रिएंट्स थे, जो असेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, हमारी बॉडी को उसकी रिक्वायरमेंट है, उन न्यूट्रिएंट्स का यूटिलाइजेशन होता है। न्यूट्रिशन को हम डिफाइन करेंगे, न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस ऑफ इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय एन ऑर्गेनिज्म। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं न्यूट्रिएंट्स की, तो सबसे पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि न्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं। तो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एक ऐसे सब्सटेंस है जो कि हर एक ऑर्गेनिज्म को अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए चाहिए। और कहाँ से मिलेंगे, कुछ एक हमारी बॉडी में बायोसिंथेसिस होती है उनकी, कुछ एक हमें अपने फूड से मिलते हैं, जैसे कि प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ये सारे के सारे क्या है, न्यूट्रिएंट्स हैं। और हम इनको कहाँ से लेते हैं, अपने फूड से ले रहे हैं। अपने फूड से इन सारी चीज़ों का इंटेक कर रहे हैं और फिर अंदर जाने के बाद अलग अलग रिएक्शन होती है, उसके बाद हमारी बॉडी को यूटिलाइज करती है। किसी से हमें, कोई हमें ग्रोथ डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, किसी से हमें एनर्जी मिलेगी, कोई हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का काम करेगा। तो हर एक जो न्यूट्रिएंट ले रहे हैं उसकी कोई ना कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन होगा, कहीं ना कहीं वो हमारी बॉडी में हेल्प करेगा। तो a nutrient can be defined as a substance which an organism obtained from its surrounding and use it as a source of energy for biosynthesis its body constituents। न्यूट्रिएंट है वो हमें अपने सराउंडिंग से लेना है, मतलब फूड से लेना है। और
वो एनर्जी का सोर्स है, फूड ले रहे हैं, फूड से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, तो ब्रेक डाउन होता है फूड का, तो एटीपी मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, तो फूड से हमें एनर्जी मिलती है। दूसरा ग्रोथ डेवलपमेंट में बायोसिंथेसिस भी कर रहा है, एनर्जी भी मिल रही है हमें न्यूट्रिएंट से, दूसरा बायोसिंथेसिस भी कर रहा है बॉडी के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स का। वी नीड न्यूट्रिशन टू ग्रो डेवलप synthesis protein and maintain the state order in our body। न्यूट्रिशन है वो ग्रोथ डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है, सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है उसमें भी हेल्प कर रहा है। इसके अलावा हमारी बॉडी एक पर्टिकुलर स्टेट में फंक्शनिंग करती रहे, उसमें भी न्यूट्रिशन हेल्प करते हैं, न्यूट्रिएंट्स हेल्प करते हैं। लाइफ है जो हर एक ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म, चाहे ह्यूमन बीइंग हो, चाहे प्लांट्स हो, या इसके अलावा और कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उसको फूड की रिक्वायरमेंट है। अगर फूड नहीं मिलेगा तो वो सरवाइव नहीं कर सकता। इसके फूड के अलग अलग सोर्स हम ले सकते हैं, जैसे कार्बन सोर्स हैं, कार्बोहाइड्रेट वगैरह इनसे हम मिलते हैं। और हर एक जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो अलग ऑर्गेनिजम्स का अलग हो, जैसे कि प्लांट्स का है उसमें ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, एनिमल्स में हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ये आगे हम अभी स्टडी करेंगे। न्यूट्रिशन है वो मेनली टू टाइप का होता है, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हिट्रोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो होगा जहाँ पे जहाँ पे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद अपना एनर्जी का, इसके अलावा अदर कंपोनेंट्स का यूज करके अपना फूड प्रिपेयर करा, खुद से अपना फूड प्रिपेयर करा, उसको हम ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ, ऑटो मीन सेल्फ, ट्रोपिक मीन फूड प्रिपेयर, जो अपना फूड प्रिपेयर करा अलग अलग कंपोनेंट्स का यूज करते हैं। हिट्रोट्रोपिक, हिट्रोट्रोपिक मीन्स दूसरों के ऊपर डिपेंड है, कोई ऑर्गेनिज्म दूसरों पे डिपेंड है, किसके लिए, फूड के लिए, रॉ फूड के लिए। हिट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन 3 में डिवाइड किया गया है, सेप्रोट्रोपिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक। ये पूरा आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, it is the characteristic of plant and algae which prepare their food by the process of photosynthesis। जो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये एल्गी और प्लांट्स में मिलने पाया जाता है। इसमें जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है उसके द्वारा प्लांट्स और जो एल्गी है वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। जो मेनली ग्रीन कलर क्लोरोफिल पिगमेंट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, वो मेनली इसमें हेल्प करता है, जो कि ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है प्लांट्स में। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा फूड प्रिपेयर करते हैं। इसमें प्लांट सेल है वो क्लोरोफिल पिगमेंट है वो कंटेन करती है, जो कि फूड प्रिपेयर में हेल्प करेगा। फूड लाइक ग्लूकोज, ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है C6H12O6, उसकी फॉर्मेशन होती है यहाँ पे। और किस किस चीज़ का यूज करते हैं इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, लाइट एनर्जी का यूज करते हैं, और जो बाई प्रोडक्ट निकलेगा उसमें ऑक्सीजन प्लांट से रिलीज करते हैं। तो मेनली ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे, जो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसमें ऑर्गेनिजम्स अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं बाय यूजिंग द कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, वाटर। मेनली किस किस में होगा, ये कोई पूछ रहे तो हम बताएंगे प्लांट्स एंड एल्गी में मेनली एक प्रोसेस होती है, बिकॉज क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो कि सनलाइट की वजह से एक्टिव होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमोसफेयर में प्रेजेंट है। ये सारी चीज़ें आगे हम फोटोसिंथेसिस में पढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल, क्लोरोफिल, सोलर एनर्जी का यूज करके प्लांट्स अपने कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन करते हैं, इसके साथ ऑक्सीजन की फॉर्मेशन करते हैं। तो मेनली फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें फूड आप प्रिपेयर करते हैं प्लांट्स खुद से, किसका यूज करके, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल पिगमेंट। ये चार मेन असेंशियल जो थीम्स है, कंपोनेंट्स है, जो कि फोटोसिंथेसिस में चाहिए। अगर इनमें से कोई एक फैक्टर भी हमें नहीं मिला, एक कंपोनेंट भी नहीं मिला, तो फोटोसिंथेसिस कंप्लीट नहीं होती। इट इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स अपना फूड है वो प्रिपेयर करते हैं
During this process, solar energy is converted into chemical energy and carbohydrate are formed. इसमें क्या होता है, सोलर एनर्जी होगी इसमें कन्वर्ट होगी, लाइट सॉरी केमिकल एनर्जी उसमें कन्वर्ट होगी, सनलाइट से क्या आ रही है, लाइट एनर्जी आ रही है, वो आगे जाके किसमें कन्वर्ट होती है, कार्बोहाइड्रेट में, ग्लूकोज है वो किसकी फॉर्म है, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म है। ग्रीन लीव्स आर द मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की मेन साइट कौन सी होती है, जो ग्रीन लीव्स होती है वो मेन साइट होती है, क्योंकि ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, क्लोरोफिल, वो कहाँ पे प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन स्टेम होते हैं जो ऑर्नामेंटल प्लांट है या फिर न्यूली ग्रो प्लांट है, इसमें इनका कलर भी ग्रीन होता है, जो स्टेम है उसका कलर ग्रीन है, तो वहाँ भी फोटोसिंथेसिस होती है, जहाँ भी ग्रीन कलर प्रेजेंट होगा वहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट है, वहाँ फोटोसिंथेसिस होगी। तो ग्रीन लीव्स मेनली प्लांट्स की बात करें यहाँ पे, अभी हमें इतना डीपली नहीं पढ़ना कि कौन सा स्टेम है वो फोटोसिंथेसिस करेगा नहीं करेगा, हमें सिर्फ इतना बताना है, अगर आपसे पूछ लो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस तो आपको बताना है लीव्स, और लीव्स को इसके साथ ही बोला जाता है किचन ऑफ द प्लांट। लीव्स को किचन ऑफ द प्लांट भी बोला जाता है, क्योंकि सारा का सारा फूड प्रिपेयर कहाँ हो रहा है, लीव्स में हो रहा है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, किचन ऑफ द प्लांट। द ग्रीन पोर्शन ऑफ प्लांट कंटेन क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल पिगमेंट, जो ग्रीन पोर्शन है प्लांट का उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, जो कि क्लोरोफिल पिगमेंट कंटेन करता है। द होल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन बी शो बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। इस इक्वेशन से पूरी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। CO2 प्लस H2O गिव्स 6 C6H12O6। ये क्या फॉर्म है, ग्लूकोज की फॉर्म है, इसके साथ क्या क्या एलिमिनेट हो रहा है, क्या क्या रिलीज हो रहा है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज हो रहे हैं, इसके साथ वाटर वेपर्स है वो रिलीज हो रहे हैं। यहाँ पे प्रेजेंट होगा सनलाइट एंड, यहाँ पे सनलाइट एंड क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट हो गए। सनलाइट और नीचे क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। सनलाइट और क्लोरोफिल पिगमेंट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कंप्लीट होती है, ग्लूकोज फॉर्मेशन होता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स वो रिलीज होते हैं, साथ में H2 मॉलिक्यूल्स है वो भी रिलीज होंगे। फिर है रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल में हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, प्लांट को कौन कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है वो हमें यहाँ पर बताना। तो सबसे पहले सनलाइट की जरूरत पड़ती है, क्लोरोफिल, CO2 एंड वाटर, ये 4 कंपोनेंट है जिनकी प्लांट्स को रिक्वायरमेंट होती है। हाउ डू रॉ मटेरियल बिकम अवेलेबल टू प्लांट्स, प्लांट्स को कहाँ से मिलेंगे ये सारे के सारे, वाटर कहाँ से आएगा, सोइल से आएगा, थ्रू द जाइलम टिश्यू। 9th क्लास में आपने टिश्यू वाले चैप्टर में जाइलम टिश्यू की फंक्शनिंग पढ़ी होगी, जो कि वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसफर करता है, प्लांट में सप्लाई करता है। उसकी जाइलम टिश्यू है वो रूट से वाटर एब्जॉर्ब करेगा और स्टेम और लीव्स तक उसकी सप्लाई करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड हमें कहाँ से मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिलेगी लीव्स से थ्रू स्टोमेटा। ये पूरी की पूरी प्रोसेस है हमारी। सनलाइट से सॉरी सन से सनलाइट आ रही है जिसको लाइट एनर्जी बोलेंगे। एटमॉस्फेयर में जो गैसेज एयर है, मिक्सचर ऑफ गैसेज, उसके अंदर CO2 प्रेजेंट है, जो कि स्टोमेटा के थ्रू लीव्स में एंटर करेगी। वाटर सोइल से यहाँ पे एंटर करा थ्रू जाइलम टिश्यू एंड जो क्लोरोफिल पिगमेंट है वो लीव्स में ऑलरेडी प्रेजेंट है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है, जो ग्रीन कलर है लीव्स का उसकी वजह से होता है। तो यहाँ पे लीव्स में पूरी की पूरी प्रोसेस यहाँ पे होती है, और किसकी प्रेजेंस में होगी, सनलाइट एंड क्लोरोफिल पिगमेंट की प्रेजेंस में होगी। क्या प्रिपेयर करेंगे, ग्लूकोज फॉर्मेशन होगी, इसके साथ ऑक्सीजन है उसको रिलीज करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल से रिलीज करते हैं।
मेन इवेंट्स कौन कौन से हैं फोटोसिंथेसिस के? तो सबसे पहले जो लाइट एनर्जी है वो एब्जॉर्ब होती है बाय द क्लोरोफिल पिगमेंट। क्लोरोफिल पिगमेंट तो वो लाइट एनर्जी जो सोलर एनर्जी आ रही है उसको एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। कन्वर्जन है, लाइट एनर्जी आ रही है उसको किस में कन्वर्ट होगी वो केमिकल एनर्जी में। और जो वो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जो वाटर कंटेंट है, जो वाटर रूट से एब्जॉर्ब किया था वो किस में टूट जाएगा? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दो अलग अलग मोलिक्यूल्स में टूट जाएगा। क्या होते हैं? H2O, दो मोलिक्यूल हाइड्रोजन के होते हैं और एक मोलिक्यूल ऑक्सीजन का होता है। तो H2O किस में टूट गया? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन दोनों में स्प्लिट हो गया। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट, और कार्बन डाइऑक्साइड जो एब्जॉर्ब की थी स्ट्रोमेटा के द्वारा वो किसमें उसका रिडक्शन हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट में, जो ग्लूकोज फॉर्मेशन होगी। सनलाइट एक्टिवेट क्लोरोफिल, क्लोरोफिल को एक्टिवेट कौन करेगा? सनलाइट करेगी, विच लीड्स द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, और उसी की वजह से सनलाइट एब्जॉर्ब होगी। जैसे क्लोरोफिल में, क्लोरोफिल के पास जो वाटर प्रेजेंट है उसकी स्प्लिटिंग हो जाती है, H2O अलग हो जाएगा और जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो अलग हो जाएगा। The hydrogen released by the splitting of water molecules is utilized the reduction of carbon dioxide. हाइड्रोजन जो स्प्लिटिंग में अलग हुआ था, जो वाटर मॉलिक्यूल से H2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल थे वो अलग अलग हुए थे, तो वहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो कहाँ पे पहुँच जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्स हो जाएगा। जब वहाँ पे C6H12 की फॉर्मेशन होती है वहाँ पे ये जाके अटैच हो जाता है, ग्लूकोज फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। ऑक्सीजन इज द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजन है वो बाई प्रोडक्ट है, ऑक्सीजन एज बाई प्रोडक्ट रिलीज होता है। कार्बोहाइड्रेट इज द subsequently converted into starch and stored in the leaves and other storage part. कार्बोहाइड्रेट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लूकोज था वो स्टार्च में कन्वर्ट हो गया, स्टार्च में कन्वर्ट होने के बाद लीव्स में स्टोर हो जाएगा। इसके अलावा प्लांट के जो भी पार्ट फूड स्टोरेज का काम करते हैं, जैसे कि फूड वैक्यूल है वो फूड स्टोरेज का काम करता है। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा सेल वाले चैप्टर में। तो ये वहाँ पे जहाँ भी स्टोरेज का फंक्शनिंग हो रही है प्लांट में वहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा। द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज ए पार्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, और जो वाटर मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन हो रहा है ये किसका पार्ट है? लाइट रिएक्शन का पार्ट है। लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन दो अलग अलग रिएक्शन होती है, ये 9th क्लास में भी पढ़ाया गया था। तो जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है ये किसका पार्ट है? लाइट रिएक्शन का पार्ट है। फिर आता जो बात की हमने स्ट्रोमेटा की कि कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द स्ट्रोमेटा एंटर करते हैं, गैसेज एक्सचेंज का काम करते हैं स्ट्रोमेटा। तो स्ट्रोमेटा होते क्या है पहले ये पता होगा तभी तो हम बताएंगे कि क्या हो रहा है उसके अंदर। तो स्ट्रोमेटा है वो जो एपिडर्मल लेयर है लीफ की, उसमें टीनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उसको हम स्ट्रोमेटा बोलते हैं। और ये इनका मेनली दो ही मेन फंक्शन होता है, गैसेज का एक्सचेंज करना और ट्रांसपिरेशन में हेल्प करना। ट्रांसपिरेशन एंड गैसेज का एक्सचेंज पूछ लिया जाए कि कौन करता है तो ये इसका आंसर होगा स्ट्रोमेटा। ये स्ट्रोमेटा के स्ट्रक्चर है, ओपन स्ट्रोमेटा एंड क्लोज स्ट्रोमेटा, ये दोनों दिखाए गए हैं यहाँ पे। ये स्ट्रोमेटा क्लोज है। ये ओपन स्टोमेटा कब होगा और क्लोज स्टोमेटा कब होगा ये गार्ड सेल पे डिपेंड करता है। जो ये गार्ड सेल होती है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि कब स्टोमेटा क्लोज है, स्टोमेटल पोर क्लोज है और कब ओपन है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग किसके द्वारा कंट्रोल की जा रही है? टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल, जो गार्ड सेल की टर्जिडिटी है उस पर डिपेंड करता है, उसके द्वारा कंट्रोल की जाती है कि कब ओपनिंग होगी कब क्लोजिंग होगी। जब गार्ड सेल के अंदर वाटर कंटेंट फिल हो जाता है तो वो स्वेलअप हो जाती है और उस टाइम पे जो स्टोमेटल पोर्स हैं वो ओपन हो जाते हैं, क्योंकि उसका साइज है, जब किसी भी चीज़ कोई भी चीज़ सिकुड़ी हुई है उसके अंदर पानी एंटर करेंगे, लिक्विड एंटर करेंगे तो वो स्वेलअप होगी तो उसका स्पेस बढ़ेगा। तो जैसे ही उसका स्पेस बढ़ता है इसके अंदर जो ये गार्ड सेल है हमारी इसके अंदर वाटर एंटर होगा तो ये बीच का स्पेस खाली हो जाता है और यहाँ पे ओपनिंग हो जाती है, स्टोमेटल पोर ओपन हो जाते हैं। सेम जब वाटर कंटेंट मतलब इसमें कम हो गया, सेल श्रिंक हो गई, गार्ड सेल वो श्रिंक हो गई तो स्टोमेटल पोर है ये क्लोज हो जाएगा। When guard cell uptake water from surrounding cells, they swell up to become a turgid body which enlarges the pore between
स्टोमेटल ओपनिंग वही बताएगा कि अब वाटर अपटेक करेगा, स्वेल अप होगी वो और उसका साइज बढ़ेगा, स्टोमेटल ओपनिंग हो जाएगी। while water is released they become the flaccid shrinking to close the pore। और जैसे ही वाटर रिलीज होगा वहां से गार्ड सेल में से वाटर रिलीज होगा, वो श्रिंक हो जाएंगे, स्टोमेटल पोर क्लोज हो जाएगा। फिर आते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सिग्निफिकेंस एक तो सबसे पहले है कि जो सोलर एनर्जी का यूटिलाइजेशन हो रहा है, किसके द्वारा, प्लांट्स इसको यूटिलाइज कर रहे हैं और प्लांट से वो हर एक ऑर्गेनिज्म तक पहुंच रही है। फोटोसिंथेसिस का जो मेन सिग्निफिकेंस है ये कि सोलर एनर्जी का यूटिलाइजेशन हो रहा है इन फूड बाय द प्लांट्स। फिर आ जाएगा कि ग्रीन प्लांट है उसी के ऊपर हम डिपेंड करते हैं, ग्रीन प्लांट से वो प्रोड्यूसर है हमारे लिए, ठीक है, वही फूड प्रिपेयर करते हैं, हमें रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिल रहा है। तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो प्लांट, मतलब मेन प्रोसेस ही फोटोसिंथेसिस, जो खाना बनाने की प्रोसेस है, फूड प्रिपेयर करने की प्रोसेस है प्लांट्स की, उसी को फोटोसिंथेसिस बोल रहे हैं। अगर वही नहीं होगी तो बाकी ऑर्गेनिज्म कैसे सर्वाइव करेंगे। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, और जो कि इकोसिस्टम में जो फूड चेन की प्रोसेस है उसको कैरी कर रहे हैं। तो फोटोसिंथेसिस की वजह से ये पॉसिबल है। इसके अलावा जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन परसेंट है और कार्बन डाइऑक्साइड परसेंट है, उसका जो लेवल है उसको भी मेंटेन करके रखते हैं, क्योंकि प्लांट CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, जो कि हमारे लिए या बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए ऑक्सीजन एसेंशियल है, प्लांट्स के लिए CO2 एसेंशियल है। तो जो इसका बैलेंस है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन को, इसको मेंटेन करके रखते हैं बाय द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फिर आता है कि कौन कौन से फैक्टर हैं वो इफेक्ट करेंगे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को। तो सबसे है लाइट। अगर लाइट ज्यादा मिलेगी फोटोसिंथेसिस रेट इंक्रीज होगा, लाइट कम मिलेगी तो इसका वाइस वर्सा की फोटोसिंथेसिस रेट है वो डिक्रीज हो जाएगा। सेकंड है वाटर। अगर प्रॉपर वाटर मिल रहा है प्लांट को तो उसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस प्रॉपर चलती रहेगी। वाटर कंटेंट प्रॉपरली नहीं सप्लाई हो रहा, नहीं मिल रहा वाटर, तो प्रोसेस धीरे धीरे स्लो होती है जाती है, और एक टाइम ऐसा होता है विल्टिंग प्रोसेस, विल्टिंग की स्टेज आ जाती है और फिर प्लांट डेड स्टेज तक पहुंच जाता है। फिर है टेम्परेचर। टेम्परेचर 30 to 40 डिग्री सेल्सियस में होना चाहिए, 30 to 40 के बीच में होना चाहिए। ज़्यादा होगा तो भी इफेक्ट पहुंचाएगा क्योंकि ट्रांसपिरेशन प्रोसेस ज़्यादा हो जाएगी, कम होगा तो भी उसका जो रेट है, फोटोसिंथेसिस रेट है, उसको अफेक्ट करेगा। फिर है CO2। CO2 भी असेंशियल है, CO2 होगी तभी ग्लूकोज प्रोडक्शन होगा, CO2 नहीं होगा तो ग्लूकोज प्रोडक्शन ही नहीं होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी प्लांट के लिए असेंशियल है, एक मेन फैक्टर है फोटोसिंथेसिस का। अगर इसकी कंसंट्रेशन कम होती है तो भी प्लांट को इफेक्ट है, और ज़्यादा होगी तो भी इफेक्ट है। एक मेंटेन लेवल में ये भी होनी चाहिए। तो जो हमारा फोटोसिंथेसिस का टॉपिक था मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन था, वो फिनिश हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम सेप्रोट्रोपिक होलोजिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो स्टडी करेंगे। देन उसके बाद जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है ह्यूमन बीइंग में मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो वो हम पूरा का पूरा स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम फिर आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। आप इन स्लाइड से नोट्स बना सकते हो, साथ में अपनी बुक रीड करना है। ऑलमोस्ट पोर्शन आपका इन स्लाइड्स में कवर हो गया। अगर ये स्लाइड्स भी अच्छे से कर लेते हो तो काफ़ी स्कोरिंग है ये। इसके साथ ही जो एक बार इसको अच्छे से रीड करना, अगर बुक भी नहीं पढ़ते हो तो इन स्लाइड्स को ही एक बार अच्छे से रीड कर लेना अपन, और नोटबुक में इनको लिख लेना। अलग से नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर इन स्लाइड्स को ही आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो हम अपना जो सेशन है इसको फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच।